गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए मानव श्वसन तंत्र हम पढ़ रहे थे और मानव श्वसन तंत्र में हमने इसकी परिभाषा पढ़ दी थी और इसके प्रकार भी पढ़ दिए थे। आज हम मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना रहे हैं और फिर इसके जो भाग है उन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है उससे पहले हम श्वसन मार्ग की बात कर लें। तो श्वसन मार्ग में हम देखें तो देखिए सबसे पहले जो नासा छिद्र होते हैं वो नासा गुहाओं में खुलते हैं। किसमें खुलते हैं? नासा गुहाओं में। नासा गुहा खुलती है ग्रसनी में। किसमें? ग्रसनी में। और ग्रसनी जो है नासा गुहा खुलती है ग्रसनी में और ग्रसनी जो है कंठ में खुलती है। किसमें? कंठ में। और कंठ हमको यहाँ दिखाई भी दे रहा है, एक त्रिभुजाकार संरचना है और ये कई उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इसमें पाई जाने वाली जो उपास्थियाँ हैं मुख्यतः 4 प्रकार की उपास्थियाँ हैं। क्रिकोइड, थायरॉइड, एरेटिनोइड्स और एपिग्लोटिस। ये 4 प्रकार की उपास्थियां जो हैं ये, और इसके अंदर स्वर तंत्र यानी कोड भी पाए जाते हैं, वोकल कोड, स्वर रज्जु, जिनकी वजह से आपके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके, तो जो आप बोल रहे होते हैं वो कहाँ से आ रहा है? वो कंठ से ही आ रहा होता है। स्वर रज्जु होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? कंठ में उपस्थित हैं। त्रिभुजाकार संरचना है। क्रिकोइड, थायराइड, एरेटिनोइड्स और एपिग्लोटिस इसमें उपास्थियां पाई जाती हैं। ओके, इसका ओपनिंग पोर्ट जो है वो ग्लोटिस कहलाता है और इसके ऊपर एक ढक्कन नुमा एक संरचना ही पाई जाती है जो एपिग्लोटिस कहलाती है। और ये एपिग्लोटिस क्या करती है? जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन के कण इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। किसमें? श्वास नली के अंदर। जो श्वास नली दिख रही है आपको, इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए, अतः ये एपिग्लोटिस उस समय इसको ढक लेती है, जिससे आपका श्वसन मार्ग जो है बंद हो जाता है। तो अब ये जो कंठ खुलता है किसके अंदर? श्वास नली में। ठीक है, श्वास नली आपकी ये रही। बारह सेंटीमीटर लंबी नलिका है। इस पर सी आकार के छल्ले दिख रहे होंगे आपको, उपास्थि छल्ले। उपास्थि का मतलब उपास्थियों से मिलकर बने हैं छल्ले हैं, सी आकार के। हाइलिन नामक उपास्थि से मिलकर बने होते हैं। हाइलिन नामक उपास्थि से मिलकर बने होते हैं और ये क्या करते हैं? श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ऐसे ही छल्ले आपको जो श्वास नली जो 12 सेंटीमीटर लंबी है इसके डिवाइड होती है श्वसनी में। किसमें? श्वसनी में। और ऐसे ही छल्ले आपको श्वसनी में भी दिखाई देते हैं। ये श्वसनी जो है वो दाईं और बाईं श्वसनी के रूप में पाई जाती है जो श्वास नली के विभाजन से बनती है। दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में और बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये श्वसनी भी कई बार डिवाइड होती है प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करने के बाद, यानी श्वसनी के बाद का जो हिस्सा है वो किसका आ गया? फेफड़े का आ गया। तो ये प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, प्राथमिक, द्वितीयक, डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं मैं? द्वितीयक श्वसनी, क्योंकि प्राथमिक तो ये खुद हो गई। फिर तृतीयक श्वसनी, सेकेंडरी, ब्रोंकस, उसके बाद ब्रोंकाई, देखिए ब्रोंकस के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, श्वसनिका। श्वसनिका फिर डिवाइड होती है अंतस्थ श्वसनिका में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, अंतस्थ श्वसनिका, श्वसन श्वसनिका में, और श्वसन श्वसनिका खुलती है वायु कूपिकाओं के मध्य, कूपिका वाहिनी में। किसमें? कूपिका वाहिनी में। और कूपिका वाहिनी खुलती है वायु कूपिकाओं के मध्य। जो एट्रियम होता है, जो कोष होता है वायु कोष, उसके अंदर। तो ये आपका श्वसन मार्ग है। इसमें से होके आपकी क्या प्रवेश कर रही है? ऑक्सीजन प्रवेश कर रही है
और CO2 बाहर निकल रही है, यानी O2 तो अंदर जा रही होती है और CO2 बाहर आ रही होती है, यही श्वसन मार्ग है। और ये जो श्वसनी के बाद से ये वाला हिस्सा जो है वो फेफड़ों में आ जाता है। किसमें आ जाता है? फेफड़ों के अंदर आ जाता है। आपके अंदर सुविकसित फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों से पहले श्वास नदी को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। श्वास नदी जो होती है भाई, श्वास नदी की जो भीतरी झिल्ली होती है, भीतरी भित्ति होती है, उसमें सल की कोशिकाएं से मिलकर बनी होती है, सल की उपकला और पक्षमा भी उपकला भी इसके अंदर होती है। श्लेष्मा कोशिकाएं यहाँ पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, और पक्षमा भी कोशिकाएं भी यहाँ पर उपस्थित होती है। एक्चुअली जो धूल वगैरह के कण गलती से आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो चिपक जाते हैं और फिर वो श्लेष्मा में से ग्रसनी में वापस से लौटा दिए जाते हैं और जिनको निगल दिया जाता है। ओके, इसके बाद आ जाती है श्वसनी में डिवाइड हो गई ये। तो श्वसनी में डिवाइड होने के बाद ये कहाँ पहुँच गई? फेफड़ों में पहुँच गई। मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में डिवाइड होते हैं ये। दायां जो फेफड़ा है वो 3 पालियों से मिलकर बना होता है, बायां फेफड़ा 2 पालियों से मिलकर बना होता है। यहाँ जो बीच में जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपका हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। तो ये 3 पाली है, ये 2 पाली है, तो बड़ा कौन सा हुआ? दायां हुआ। तो दायां फेफड़ा क्या होता है? बड़ा होता है अपेक्षाकृत बाएं फेफड़े से, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या है? हार्ट है भाई, वक्ष गुहा के अंदर उपस्थित है। अब वक्ष गुहा में फेफड़े भी और वक्ष गुहा में ही हृदय भी है, तो थोड़ा लेफ्ट साइड है ना ये, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा छोटा हो जाता है। ओके, दोनों फेफड़े होते हैं, इनके ऊपर अलग अलग कोटर उपस्थित होते हैं। कोटर का मतलब कैविटी, प्लूरल कैविटी, जो फुफ्फुस आवरणों से मिलकर बनी होती है। फुफ्फुस आवरण मतलब प्लूरा, यानी फुफ्फुस का मतलब फेफड़े होता है और फेफड़ों पर पाए जाने वाले आवरण को बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस आवरण, प्लूरा, फुफ्फुस आवरण। ठीक है, 2 होते हैं ये, और दोनों फुफ्फुस आवरणों के मध्य में क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। और जो कैविटी होती है, जो गुहा होती है इन दोनों के मध्य, उसमें वायु उपस्थित नहीं होती है, निर्वात होता है। यानी फुफ्फुस आवरणों के मध्य जो प्लूरल कैविटी है उनमें वायु उपस्थित नहीं होती है, निर्वात होता है। दुर्घटनावश यदि दुर्घटना वगैरह कोई हो जाती है तो आपके फेफड़े यदि क्षतिग्रस्त होते हैं, तो यदि इसमें वायु भर जाएगी तो क्या होगा? आपके फेफड़े पिचक जाएंगे। ओके, तो यह निर्वात होता है। किनमें? फुफ्फुस आवरणों के मध्य जो कैविटी है उसमें क्या होता है? निर्वात होता है, वायु उपस्थित नहीं होती है जो इनको पिचकने से बचाती है। ओके, आगे आ जाइए। अच्छा, श्वास नदी को पिचकने से कौन बचाता है? सी आकार के उपास्थि युक्त छल्ले, जो किससे मिलकर बने होते हैं? हाइलिन उपास्थि से। कौन सी उपास्थि से? हाइलिन उपास्थि से मिलकर बने होते हैं। उपास्थि से याद आया, कंठ में कौन कौन सी उपास्थि होती है? क्रिकोइड होती है, थायराइड होती है, एरेटिनॉइड्स होती है और एपिग्लोटिस होती है। और क्या होते हैं? स्वर रज्जु होते हैं। ओके, फेफड़ों पर पाए जाने वाले आवरण को क्या बोलते हैं? प्लूरा या प्ल्यूरा। आधा लय यू भी कर सकते हैं, प्ल्यूरा। इसको हम प्ल्यूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक ही चीज है, प्लूरा। प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, उसी में हो जाती है। प्लूरा या प्लूरा एक ही बात है, फुफ्फुस आवरण हिंदी में। ओके, इनमें से कोई भी एक चीज आप लिख सकते हैं। तो आप आगे आइए, हम आगे आते हैं। इनके मध्य आपको याद रखना है, फुफ्फुस आवरण 2 होते हैं, दोनों के मध्य जो लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और जो इन दोनों के मध्य कैविटी होती है उसमें क्या नहीं होता है? वायु नहीं होती है, निर्वात होता है। ओके, जो इनको पिचकने से रोकते हैं। आगे आइए, ये रिप्स हैं, पसलियां जो वक्ष गुहा की हैं। ओके, ये नीचे डायफ्राम है जो संवातन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंस्पायरेशन यानी वायु को अंदर लेना, एक्सपायरेशन मतलब वायु को बाहर निकालना। ये 2 आपके भाग या प्रकार होते हैं संवातन के। यानी संवातन का मतलब सामान्य सांस लेना संवातन कहता है, ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन 2 टाइप की है, यानी बाहर निकालना एक्सपायरेशन, अंदर लेना इंस्पायरेशन। उस समय डायफ्राम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी एक्चुअली क्या, सामान्यतः ये कैसे रहता है? गुंबद आकार रह रहे। क्या है ये? गुंबद का आकार का है। कैसा है? गुंबद के आकार का है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, सांस अंदर ले रहे होते हैं, तो एक्चुअली क्या है, पढ़ेंगे संवातन के अंदर अपन ज़्यादा अच्छी तरह से, पसलियाँ भी उसमें काम में आती हैं। आगे आते हैं अपन, अभी हम इसको देख लेते हैं पूरा कंप्लीट। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे ही श्वसनी अंदर गई तो वो डिवाइड हो जाती है द्वितीयक श्वसनी में, तृतीयक श्वसनी में
श्वसनिका में, अंतःश्वसनिका में, श्वसन श्वसनिका में, कुपिका वाहिनी में और वायु कुपिका के अंदर। ओके, तो देखो हम इसको एक बार एक पर्टिकुलर इसी का एक डायग्राम और बना देते हैं। फेफड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, इसी को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक बार ये हटा देते हैं हम। तो ये जो श्वसनी अंदर गई होती है, ठीक है ना, इस पर भी क्या है, छल्ले हैं, सी आकार के उपास्थि छल्ले हैं इसके ऊपर भी। ये श्वसनी डिवाइड होती है अंदर जाके, क्या होती है, डिवाइड होती है। किसमें, ये जैसे द्वितीयक श्वसनी है, ये अभी 2 बार डिवाइड हो रही है, तो ये भी द्वितीयक श्वसनी, ये भी द्वितीयक श्वसनी है, ठीक है ना। कितनी बार डिवाइड हो सकती है, 3-4 बार, लेकिन हमने नॉर्मली 2 बार करा है इसको। 3 बार भी कर सकते हैं, जैसे 3 बार डिवाइड हो गई माना ये, ठीक है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होती है। उसके बाद ये जो द्वितीयक श्वसनी है, ये पुनः डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ भी डिवाइड हो जाएगी, यहाँ भी हो जाती है, किसी एक को हम लेते हैं। तो ये तो हो गई आपकी श्वसनी। अच्छा, नंबरिंग करते हैं यदि हम, तो ये श्वसनी नंबर 1 है माना। फिर उसके बाद ये क्या है, द्वितीयक श्वसनी, क्या है, द्वितीयक श्वसनी, ठीक है। फिर डिवाइड हो गई क्या, ये तृतीयक श्वसनी के रूप में, किसी एक को ले लेंगे हम, ये हो गई तृतीयक श्वसनी। किसी एक को डिवाइड करा, अब क्या हो जाएगी, ये श्वसनिका, क्या हो जाएगी, श्वसनिका, दिख रही है। तो हमने फिर से किसी एक को दिया, ये है श्वसनिका। श्वसनिका पुनः डिवाइड होगी, ये सारी भी दोबारा डिवाइड हो सकती है, हम किसी एक को ले रहे हैं केवल, योगी अंतस्थ श्वसनिका। ओके, अंतस्थ श्वसनिका के बाद फिर ये डिवाइड होगी दोबारा से, किसी एक को हमने ले लिया, ठीक। और अंतस्थ श्वसनिका के बाद जो डिवाइड करा हमने इसको, ये हो गई आपकी श्वसन श्वसनिका। ठीक है, और श्वसन श्वसनिका जो है कुपिका वाहिनी में डिवाइड होती है। ये जो अंदर गई है वो कुपिका वाहिनी गई है, क्या गई है, कुपिका वाहिनी गई है। ये कुपिका वाहिनियां हैं, और ये कुपिका वाहिनी, जैसे कोई एक कुपिका वाहिनी हमने ले ली, ये क्या है, ये एट्रियम में खुलती है। जैसे ये ऊपर क्या है, वायु कुपिका है, इसके ऊपर बहुत सारी, काफ़ी सारी वायु कुपिका आ जाती है, जिसको बीच में से देखें तो क्या है, ये कोष आपको दिखाई दे रहा है, वायु कोष, इसके अंदर ये खुलती है। ये काफ़ी सारी वायु कुपिकाएँ हैं, जैसे ये वायु कुपिका, ये भी वायु कुपिका हो गई, ये भी वायु कुपिका है, ये सब वायु कुपिकाएँ हैं, जो बीच में से क्या है, इसकी भित्ति थोड़ी टूटी हुई होती है, फिर बाद में ये सारी की सारी बीच में से एट्रियम बनाती है। क्या बनाती है, ये एट्रियम, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं एट्रियम, वायु कोष है ये वायु कुपिकाएँ हैं। ठीक है, और ये कुपिका वाहिनी है। ठीक है, तो फेफड़े में किस प्रकार से श्वसनी प्रवेश करने के बाद डिवाइड होती है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इनमें सभी में इस तरह से होता है। हमने केवल एक ब्रांच को यहाँ पर दिया है। ओके, आगे आते हैं बेटा अपन। तो देखो, वायु कुपिका जो आपकी होती है, वायु कुपिका का जो व्यास होता है, नंबर 1 तो इसकी संख्या देखें तो 60 करोड़ होती है। दोनों फेफड़ों में मिलाकर वायु कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है, 60 करोड़ होती है। ओके, इसका जो व्यास होता है वो होता है 0.2 mm व्यास। किसका, वायु कुपिका का व्यास। किसका व्यास, वायु कुपिका का व्यास। हम पढ़ रहे हैं वायु कुपिका, जो फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या है ये, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई।
ओके, इनकी संख्या दोनों फेफड़ों में मिला के 60 करोड़ होती है। व्यास इसका 0.2 mm होता है। और ये जो वायु कुपिका की जो भित्ति होती है, ठीक है ना, ये समझ में आई गया। तो जो वायु कुपिका की भित्ति होती है, जैसे ये वायु कुपिका है माना, तो इसकी जो भित्ति है, ये मोटी भित्ति जो आपको दिखाई दे रही है, ये है ना, ये जो भित्ति दिखाई दे रही है, इस भित्ति में क्या रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। क्या होता है? रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। इसकी अंतःकला और भित्ति की उपकला मिलकर क्या बनाती है? विसरण सतह बनाती है। विसरण सतह मतलब जहां गैसों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा, ठीक है ना। झिल्ली भी बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन भी बना देते हैं, बोल देते हैं। ये भित्ति मोटी होती है 0.2 μm। ये वायु कुपिका की भित्ति है। क्या है ये? वायु कुपिका की भित्ति आपको दिखाई दे रही है। और इसमें क्या होता है? रुधिर केशिकाओं का जाल होता है ना। यानी आपकी रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, उनमें जो केशिकाएं हैं वो इसके अंदर जाल बना के सतत रूप से, तो महीन रूप से इसके अंदर क्या है? रुधिर प्रवाहित होता रहता है इन केशिकाओं के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पर O2 आती है, ये जो प्रोसेस पूरा है नासा गुहाओं से, जैसे वायु कुपिका में क्या आई? O2 आई, तो फिर गैसों का विनिमय हो जाता है किसके मध्य? रुधिर केशिकाओं के मध्य। और ये O2 जो है इन रुधिर केशिकाओं में पहुँच जाती है और यहाँ से इसको कहाँ पहुँचा दिया जाता है? हृदय में पहुँचा दिया जाता है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। फुफ्फुस शिरा जाएगी ना यहाँ से, वो शुद्ध रुधिर लेके जाती है फुफ्फुस शिरा। इसलिए फुफ्फुस शिरा अपवाद है, क्योंकि शिराओं में क्या होता है? ऑक्सीजनित यानी शुद्ध रुधिर बहता है। परंतु यहाँ जो फुफ्फुस शिरा जाती है फेफड़ों से, उसमें शुद्ध बहता है, ठीक है। तो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से पहुँचा दी जाएगी बाएं किसमें? आलिंद में। बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से महाधमनी के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में पहुँचा दिया जाता है ऑक्सीजन वाले रुधिर को। और फिर अंगों में जो कोशिकाएँ होती है, वहाँ पर क्या है? ग्लूकोज पहले से उपस्थित है। ग्लूकोज पहले से उपस्थित है वहाँ पर। C6H12O6 पहले से उपस्थित है, ऑक्सीजन पहुँच गई तो क्या बन जाता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। और ये वाला जो प्रक्रम है इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन में अंदर कोशिकाओं में क्या पहुँचती है? ऑक्सीजन पहुँचती है। तो ऊर्जा तो कहा जाती है काम में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, ATP के रूप में। और ये जो CO2 है वो फिर बाद उसमें अंगों के माध्यम से जो शिराएं निकलती है, वो महाशिराओं में उस CO2 को पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है? महाशिराओं में। फिर महाशिराएं जो है उस CO2 को कहाँ ले जाती है? महाशिराएं इस CO2 को कहाँ ले जाएगी? दाएं अलिंद में, हृदय में। और हृदय के माध्यम से उसको दाएं नीले में, दाएं नीले से वो आपका चले जाएगा धमनी में। कौन सी धमनी में? फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी CO2 वाला रुधिर देकर वापस यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ पर? फेफड़ों की वायु कुपिकाओं में। और वो CO2 कहाँ दे देगी? इसको दे देगी। तो यानी जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन जो है पहुँच गई है कहाँ पर? हृदय के माध्यम से सभी अंगों में। और जब सांस छोड़ रहे होते हैं तो उन वायु कुपिकाओं में O2 के स्थान पर क्या आ जाती है? CO2 आ जाती है। और जैसे ही आप बाहर निकालते हैं, यानी फेफड़े पिचकते हैं आपके, तो निकलती क्या है? CO2 बाहर निकलती है। इसे बोलते संवातन की प्रक्रिया है। और पढ़ेंगे हम इसके बाद, संवातन को और डीपली पढ़ेंगे। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपके वायु कुपिकाओं की भित्ति के मध्य O2 और CO2 का विनिमय होता है। ओके, समझ में आ गया आपके? ये वायु कुपिका की भीतरी सतह है जहाँ पर आपके, अब माना सपोज करो ये भित्ति हट जाए आपकी, जैसे धूम्रपान वगैरह से क्या होता है कि भित्ति जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और अंततः एक बहुत ही गंभीर अवस्था आपकी आ जाएगी। इसलिए जो है धूम्रपान क्या है? जानलेवा है। आगे आइए, तो ये आपका श्वसन जो तंत्र था उसमें हमने बताया आपको फेफड़ों में किस प्रकार से वायु कुपिकाएँ उपस्थित है, कहाँ उपस्थित है, और वायु कुपिकाएँ किस प्रकार से गैसों का विनिमय करती है। और अब हम पढ़ेंगे जो संवातन की प्रक्रिया। तो संवातन क्या है और किस प्रकार से होता है उसको समझ लेते हैं अपन। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी पसलियाँ होती है, जैसे ये रिफ्स है हमारी, क्या है ये रिफ्स है।
सॉरी, हम बना रहे हैं मेरुदंड। क्या बना रहे हैं? ये मेरुदंड है, कशेरुक दंड। ठीक है, ये आपकी मेरुदंड है। ये जो कशेरुक दंड है ना आपकी, तो बक्ष कशेरुक की बात कर रहे हैं हम। तो 12 जो आपकी पसलियां हैं, उनमें से 7 पसलियां तो आपकी वास्तविक पसली होती है, जो आगे उरोस्थि से जुड़कर जुड़ी रहती है। जैसे पीछे जुड़ी मेरुदंड से और आगे जुड़ती है वो उरोस्थि से। उरोस्थि क्या है? ये आगे का ऐसा उरोस्थि है ये। तो वो 7 पसलियां, 7 इधर 7 इधर, 12 जोड़ी पसलियां हैं, जिनमें से 7 जोड़ी पसलियां तो आपकी वास्तविक होती है। 3 जोड़ी पसलियां जो है वो पीछे से अलग अलग कशेरुक से आती है और आगे एक साथ संयोजित होकर फिर जुड़ती है वो, इसलिए उनको बोलते हैं हम कैसी? कूट पसलियां। और जो आपकी 2 पसलियां होती है वो आगे जुड़ती ही नहीं है, उरोस्थि से पीछे केवल मेरुदंड यानी जो बक्ष कशेरुक है उनसे जुड़ी रहती है, वो आपकी कहलाती है मुक्त पसलियां। खैर, जब कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ जो मुख्य भूमिका होती है वो वास्तविक पसलियाँ यहाँ पर निभाती है। तो ये माना हम बता देते हैं, ये आपकी हो गई उरोस्थि। जैसे क्या है ये? उरोस्थि। ये डायफ्राम है, सामान्यतः क्या है? डायफ्राम गुंबदाकार है। कैसा है? गुंबदाकार, डायफ्राम। ठीक है, ये उरोस्थि है अपनी। क्या है ये? उरोस्थि, जो बिल्कुल आगे की तरफ है, एक ही संख्या है इसकी। और जो पसलियाँ और जोड़ दें इसमें अपन। ठीक है, तो देखो ये पसलियाँ ऐसे, मैंने बताया 7 जोड़ी पसलियाँ वास्तविक होती है, तो आगे जुड़ी होती है किससे? उरोस्थि से। पीछे जुड़ी होती है वो मेरुदंड से। तो किसी एक पसली को ले लो आप, ऐसे कितनी टोटल? 7 है आपकी। तो क्या होता है? इसके ऊपर, पसलियों के ऊपर क्या है? ये मैं बना रहा हूँ ना, ये पसलियों के ऊपर, ये तो हो गई आपकी पसली, हो गई रिप्स। ठीक है ना? और 7 जोड़ी पसलियाँ मुख्य भूमिका निभाती हैं यहाँ पर। हालांकि काम तो वो 3 जोड़ी पसलियाँ जो आपकी कूट पसलियाँ वो भी करती है, लेकिन ज़्यादातर ये 7 जोड़ी जो पसलियाँ ऊपर वाली ये मुख्य भूमिका निभा रही है। इसके ऊपर की तरफ पेशी है एक, इसको बोलते हैं बही परसुक पेशी। परसुक का मतलब पसली है यहाँ पर, तो बाहर की तरफ पाई जा रही, इसलिए बही परसुक पेशी। ठीक है ना? इस बही परसुक पेशी में क्या खिंचाव होता है ऊपर की तरफ, तो ये जब ऊपर की तरफ खिंचती है तो पसली जो है क्या होगी? पसली ऊपर की तरफ खिंचेगी, तो पसली भी ऊपर गई आपकी। तो ये वाली जो पसली थी हमारी कहाँ पहुँच गई? थोड़ी ऊपर हो गई, ऊपर की तरफ उठ गई। तो पसली ऊपर उठती है, तो ये जो आपको दिख रहा है क्या? उरोस्थि से जुड़ा हुआ डायफ्राम, ये कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? डायफ्राम कैसे हो गया? चपटा हो गया, चपटा डायफ्राम हो गया ना? क्यों हुआ? दोबारा बताऊं आपको। जो बही परसुक पेशी है, कौन सी पेशी है? बही परसुक पेशी आपको दिखाई दे रही है। ये जो पसली के ऊपर है, इसमें खिंचाव होता है, और इसमें खिंचाव होता है। तो कंडीशन देख रहे हैं आप कि यहाँ पर बक्ष गुहा का आयतन बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि डायफ्राम कैसा हो गया? चपटा हो गया। तो ये क्या है? बक्ष गुहा का जो आयतन है, बक्ष गुहा का बढ़ा हुआ जो आयतन है, तो इसकी वजह से क्या है? आप आसानी से जो बाहर की वायु है वो अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि अब क्या है? हमारे पास जगह है फेफड़ों में वायु प्रवेश करने के लिए। तो क्या है? वायु दाब यहाँ पर जो बाहर का होता है अपेक्षाकृत ज़्यादा, अंदर वायु दाब आपका निम्न वायु दाब होता है, तो वायु अंदर प्रवेश कर जाती है। और ये जो प्रक्रम है वो कहलाता है इंस्पायरेशन। यानी अंतः श्वसन। इसमें क्या होगा? अंदर चले गई। और सामान्य अवस्था, जिसे हम विश्राम की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि पसलियाँ भारी होती है,
लंबे समय तक ये क्या ऊपर की तरफ उठी हुई नहीं रह सकती, क्योंकि ये पेशी जो है ज़्यादा समय तक इसको खींच के नहीं रख सकती। तो क्या होगा, पसली वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। तो ये जो कंडीशन आपको पहले वाली जो है वो है एक्सपायरेशन की है। भारी होने की वजह से पसली वापस अपनी जगह पर आ जाती है और जो है जो इसमें जो भरी हुई वायु होती है वो बाहर निकल जाती है और इसे बोलते हैं बहिःश्वसन। क्या बोलते हैं? बहिःश्वसन। ओके, तो वायवीय यानी वायु को, वायुमंडलीय वायु को फेफड़ों में पहुंचाना इंस्पायरेशन और फेफड़ों में भरी वायु को बाहर निकालना एक्सपायरेशन कहलाता है। ओके, एक्सपायरेशन क्या है? विश्राम की अवस्था है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन को भी हम एनर्जेटिक रूप से, यहाँ पर हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपकी नीचे की तरफ जो पसली पेशियाँ होती हैं, पसली के नीचे, ये व्यायाम के समय ऐसा होता है तो यहाँ पर जो आपकी अंतःपरशुक पेशी, बहिःपरशुक जो बाहर की तरफ है, अंतःपरशुक जो अंदर की तरफ है, उनमें खिंचाव होता है और वो तेज़ी से पसलियों को नीचे की ओर खींच लेती है। सामान्यतया जो आपका 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वसन होता है, संवातन होता है, उसमें क्या है, विश्राम है। लेकिन कई बार जब आप दौड़ रहे होते हैं या आपको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है तो आपको जल्दी से जल्दी CO2 को ज़्यादा बाहर निकालना होगा और O2 को अंदर देना होगा। O2 अंदर कभी आप आएगी जब आपकी CO2 बाहर निकलेगी, तो उस समय क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या है, हम इसको अंतःपरशुक पेशियों में खिंचाव उत्पन्न करते हैं और फटाक से, यानी बहुत जल्दी से आप उनको नीचे ले आते हैं, किनको, पसलियों को। तो इस प्रकार से आपका ये जो संवातन की प्रक्रिया है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, वो दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। संवातन, ब्रीथिंग, दो प्रकार के होते हैं, इंस्पायरेशन अंतःश्वसन और एक्सपायरेशन बहिःश्वसन। ओके, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।